हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीडीपी के 27 जनवरी का क्वेश्चन पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश कौशल का उदाहरण है। तो देखिए, पेंसिल को पकड़ना कैसा है, पेंसिल को पकड़ के हम धीरे धीरे लिखते हैं, मीन्स सूक्ष्म गतिक कौशल है। और फुटबॉल को धकेलना मतलब सकल गतिक कौशल है। तो यहाँ पर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है एक पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना सकल गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल देखिए क्या होता है। सूक्ष्म गतिक कौशल वह होता है जिसमें बच्चा या छोटी छोटी गतिविधियों को अंजाम देता है, जैसे उंगली अंगूठे का इस्तेमाल करके कुछ बताता है या खेलता है। ऐसे ही सकल गतिक कौशल में क्या होता है, ये वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, टांगों, पैरों या पूरे शरीर के जरिए जैसे करते हैं, जैसे घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना ग्रॉस मोटर कौशल के उदाहरण हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। हमसे नहीं पूछा है, तो कह रहा है विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। यही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है डेवलपमेंट जो होता है वो निरंतर होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। यह कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। विकास की गति में कभी कभी वृद्धि तथा कमी होती है, परंतु विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है। इसलिए ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। तो देखिए, प्राथमिक सामाजिकरण की बात कह रही, तो वहाँ पे परिवार होना चाहिए। परिवार किस ऑप्शन में दिया है, डी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवार और आस पड़ोस जो है वही होता है प्राथमिक। अब देख लेते हैं इसको एक्सप्लेनेशन। कह रहा है प्राथमिक सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान होती है। इसमें बच्चा अपने परिवार से मानदंड, मूल्य, ज्ञान, लिंग पहचान और सामाजिक कौशल प्राप्त करता है। परिवार, माता पिता और पास पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित करते हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी तो राइट ऑप्शन हो ही जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो 11 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होती है। इस अवस्था में बच्चों में तार्किक चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता तथा वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में वे अमूर्त या दिखाई ना देने वाले तथ्यों को जोड़कर ज्ञान को व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। कह रहा है एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या से मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो आपको अवस्था बतानी है। तो यहाँ पर देखिएगा, वो सामने देख के कर रहा है, नहीं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन कह रहा है यदि छड़ों को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करके लंबाई चौड़ाई के बारे में निरीक्षण करने को कहा जाता है, और यदि छात्र उसका उत्तर देने में सक्षम है परंतु मौखिक रूप से इसी समस्या का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो वह छात्र मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में छात्रों में लंबाई, भार, आयतन आदि संक्रियाओं का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों में रहती है। इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण की प्रवृत्ति व केंद्रीकरण का गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वे एक ही समय में एक से अधिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है निम्न में से लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग का सामाजिक अनुबंधन विन्यास, निकटवर्ती विकास क्षेत्र, आंतरिक वाक, आत्मकेंद्रित वाक। तो यहाँ पर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
देखिए कह रहा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर 5वें चरण में वर्णित अवस्था है। इसे सामाजिक समझौते की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है तथा पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्वों को अपने अंदर समाहित करने लगता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए, उसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वैगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान की, राजेश को डैश पाने में मदद की। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, स्वकेंद्रिता, अपरिवर्तनीय सोच, समीपस्थ विकास क्षेत्र, जैविक परिपक्वता। तो यहाँ पर सी तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन अब देख लीजिए ज़रा। कह रहा राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है जो कि एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा है। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर समस्या का समाधान कर पाया। वैगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को समीपस्थ विकास क्षेत्र पाने में मदद की। किसी के मार्गदर्शन में शिक्षार्थी के वास्तविक विकास स्तर और उसके विकास के स्तर के बीच की दूरी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यह एक शिक्षार्थी को अपने दम पर क्या कर सकता है और क्या किसकी मदद से वह क्या कर सकता है इसके बीच के अंतर को बताता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। तो सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है लेव वैगोत्स्की ने। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें कह रहा है लेव वैगोत्स्की के अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया गया है। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने बताया है कि बालक के सर्वांगीण विकास के में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बालक समाज में रहकर सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही अनुकरण करके सीखता है और अपना विकास करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश की विशेषताएं हैं। तो देखिए व्यवहारवादी, प्रगतिशील, अध्यापक केंद्रित, निष्क्रिय। तो प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषताएं हैं। अब देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। कह रहा है करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का वह भाग है जिसमें रटे रटाए ज्ञान के बजाय बच्चों के करके सीखने पर बल दिया जाता है तथा छात्रों को नए ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने में सहज महसूस करने के लिए एक लोकतांत्रिक माहौल प्रदान की जाती है तथा लचीली पाठचर्या, लचीली समय सारणी, आकलन के तरीके, लचीले तरीके और बैठने की उचित व्यवस्था के उपयोग पर जोर देती है। इस कक्षा में बच्चों की क्रियाओं, अनुभवों को भी वरीयता दी जाती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है। कह रहा राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के उसके पास कौन सी बुद्धि है। तो देखिए उसके पास कौन सी, वो एक अच्छी डांसर भी है। तो मीन्स यहाँ पे कैसी हो जाएगी, शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि। मीन्स यहाँ पर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कह रहा राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास शारीरिक गतिक संवेदी प्रकार की बुद्धि है, क्योंकि व्यक्ति की अपने शरीर को अभिव्यक्ति के एक साधन के रूप में कौशलपूर्ण उपयोग करने की क्षमता और वस्तुओं के निर्माण या संचालन के लिए कौशलपूर्ण कार्य करने की क्षमता को शारीरिक संवेदी बुद्धि कहते हैं। जैसे नर्तक, अभिनेता, खिलाड़ी, मूर्तिकार, दस्तकार, मैकेनिक, शल्य चिकित्सक और शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि के उदाहरण हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए देश को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब आपने खूब पढ़ा होगा मदर टंग मीन्स मातृभाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। कह रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। क्यों? बहुभाषी शिक्षा छात्रों के शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए छात्र की मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने पर जोर देती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए लड़के लड़कियाँ दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता है। लड़कियाँ लड़कों की तरह शिक्षा और परिवार दोनों को समान। अब देखिए 3 ऑप्शन जिसमें है, जिसमें लड़के और लड़कियों को बराबर बताया गया, जबकि एक में लड़कियों को बताया गया है कि वे हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। यही यहाँ पर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
देखिए यहाँ पे कह रहा है लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। यह कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि लैंगिक रूढ़िवादिता वह धारणा है जिसमें लैंगिक भेदभाव के आधार पर लड़कों, पुरुषों और लड़कियों, औरतों को से अधिक महत्व दिया जाता है। इस धारणा के आधार पर लड़कों को जहाँ साहसी कार्यों के लिए जाना जाता है, वहीं लड़कियों के लिए धारणा रखी जाती है कि घरेलू कार्यों करने के लिए बनी हैं तथा कोमल व साहसी कार्यों में रुचि ना लेने वाली व भावुक होती हैं। अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, जहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। कह रहा है बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से अभिप्रेरित होते हैं। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। रीज़न तो पहले ही आपको बता दे रहे हैं गलत है, क्योंकि कोई व्यक्ति तब अच्छा नहीं सीख सकता जब वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो। अगर कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो वो अच्छा कार्य करेगा, अच्छा सीखेगा। अब देखिए एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, जहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस पाठ्यक्रम के इस्तेमाल द्वारा वंचित पृष्ठभूमि से विद्यार्थी व सामान्य विद्यार्थियों में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है और वंचित विद्यार्थी स्वयं में हीन महसूस करने लगते हैं तथा वे बहुत से अच्छे से तब सीखते हैं जब वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, ना कि बाह्य रूप से अभिप्रेरित। इसलिए ए सही हो बट आर गलत है, तो यहाँ पर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। कह रहा प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण किन कारणों से होता है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए सृजनात्मकता जो है वो डी ऑप्शन से पता चली। कह रहा सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने वाले प्रश्नों से तात्पर्य ऐसे प्रश्नों से है जिसमें बच्चा रटे रटाए जवाब नहीं देता, उसके बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करते हुए अपसारी चिंतन करता है। ये प्रश्न समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों को दर्शाने वाले होते हैं, जिनसे बच्चों में रचनात्मकता में वृद्धि होती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। 15 देखिए कह रहा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, माता पिता को उनके बच्चों की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है, विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को पहचानना समझना। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन तो राइट हो जाएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, उनको सामर्थ्य को समझने का होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे एग्जामिनेशन के लिए, तो इनको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सभी वीडियोस को खूब बढ़िया देख लीजिएगा। हम सभी पेपर जो आपके 2023 के हैं उन्हीं के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो ठीक है, आज 27 जनवरी के हमने 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 15 क्वेश्चन लेके आएंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।